श्रद्धालुओं सुनो, ये है देवी माँ का रूप। देखो साक्षात देवी माँ, देखो कितना कष्ट सहन कर रही है ये तुम सबके लिए। जो भी माँ की शरण में आता है उसका कष्ट दूर हो जाता है। बोलो देवी माँ की जय। समस्त श्रद्धालु सुनो, अपनी अपनी मन्नत के लिए चढ़ावा चढ़ाओ। देवी माँ की जय, देवी माँ की जय, देवी माँ की जय, जय माता दी। मन्नत माँ से चढ़ाओ चढ़ावा। इतना चढ़ावा और इतना की अम्मा, इसको कहते हैं आइडिया। ये आइडिया हमको कहीं नहीं सूझ में किया। धोखा दिया तुम लोगों ने हमको। इतनी बड़ी बात छिपाई कि लड़की को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मिर्गी? ये क्या बोल रही है आप? इसको कोनो बीमारी नहीं है। नहीं, इसको कोई बीमारी नहीं है मिर्गी का। हम वही भांग खा के आए हैं यहाँ पर। एक तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया आप लोग, झूठ पे झूठ ऊपर से बोल रहे हैं। पूछिए उसने हमारे सामने दौरा पड़ा कि नहीं। लेकिन शादी से पहले तो कभी भी कुछ नहीं हुआ ऐसा, और ससुराल जाते ही हो गया। एक तो खोटा सिक्का हमारे हाथ में थमा दिया, ऊपर से हम ही को गलत ठहरा रहे हो। लड़की वाले होके हम ही को बुरा बोल रहे हो। देखिए, ये झगड़ा मारपीट में हमरा कोनो दिलचस्पी है नहीं। सीधा बात बोलते हैं, खराबी आपकी लड़की में है, हम उसको अपने घर में रखेंगे नहीं। नहीं रखेंगे? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप लोग पसंद करके ले गए थे इसको, हम लोग कोनो जोर जबरदस्ती नहीं किए थे। अब आपके घर की पुतहू है वो, हम नहीं रखेंगे नैहर में। ये ससुरा मनोहर वाह, हमारी पगलिया लड़की से भी फायदा उठाकर इतना पैसा कमा रहा है। देवी माँ की देखिए, पाले पोसे हम और मेवा खाए मनोहरवा और उसका घर वाला। जय माता की, 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 जय माता की। जी हाँ, भूख लगी होगी ना बच्चे को? हाँ, ले जा अपने बच्चे को। बहुरिया, तनिक चाय लेकर आना। जी जी। बहुत जोर की भूख लगी है ना बबुआ, और तोरी माँ तो भोर से ही गायब रही। हमको माफ कर दे बबुआ। देवी माँ की कृपा तो बढ़ती जा रही है, आज का कलेक्शन तो कल से भी अधिक है। चाय ना, ये भी गिन लो। ए बबुआ। जी बाबूजी। सुनो जरा, वो नदी का पास का जो जमीन है उसका जरा भाव निकालो। क्या है? अरे रोज का इतना कलेक्शन आ रहा है भाई, खरीद लेंगे ना। गज में बात कर रहे हैं बाबूजी। अरे अब ये काम करके घर पहुंचे हैं, हम नहीं जाएंगे। अरे पर हम खुश रहा। तनिक अपने देवी मैया को भी एक कप चाय दे दो। अब उसकी सेवा भी हम ही करें। अरे तो दे दो एक कप चाय, उसके शरीर में भी तो जान चाहिए ना। कल 2 प्रोग्राम हम उसके लिए जो है फिक्स किए हैं। 2 कार्यक्रम? जा लेके आ चाय। जी। हमको माफ कर दे बबुआ, हम पूरा दिन नहीं रहते तोरे पास, पर मन तो यही लगा रहता है। चाय। जी 1 मिनट के लिए फोन दे सकते हैं हमें? ले। हाँ भाजी प्रणाम, बोलिए। हम बोल रहे हैं जी। तुमसे कहे थे ना फोन मत करना। सुनिए, फोन मत काटिएगा। बोलो जल्दी बोलो, क्या बात है, बोलो। हमें यहाँ से ले चलिए ना, और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। एक बात ध्यान से कान खोल के सुनो, तुम हमारे गले 7 फेरा लेकर बांधी गई हो, लेकिन रोज तुम्हारा मनहूस चेहरा देख के हम जी नहीं पाएंगे। तुम जहाँ हो वहीं रहो और इसी लायक हो तुम। और एक बात ध्यान से सुनना, दोबारा फोन मत करना हमको, समझी? रखो फोन। श्रद्धा की अवस्था, उसकी बीमारी उसके ससुराल वालों के हाथ में एक सुनहरा अवसर बन गई। उन्होंने अपने समाज में फैले अंधविश्वास का फायदा उठाया और श्रद्धा को देवी का रूप घोषित कर लोगों से पैसा बटोरने लगे।
जब तक जिंदा रहेगी हमारा माथा पर ढोता रहेंगे हम। अरे पूरा का पूरा काहे नहीं झोंक देती अपने आप को चूल्हा में। लेकिन इस प्रसिद्धि की बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ रही थी, क्योंकि उसके ससुराल वालों का लालच और शोषण भी बढ़ता जा रहा था। और जब लालच, अंधविश्वास और उत्पीड़न इस हद तक बढ़ जाता है, तब जुर्म का दाना वहां पहुंच ही जाता है। ए बबुआ, आ गए रे हम, तोरी अम्मा आ गई। बबुआ, सत्यानाश कर दिया घंटे भर का मेहनत का अपना भागा मुंह दिखाकर। और जीजी हमको देख के डर काहेगा? काहे नहीं डरेगा वो? हाँ, कभी कभी तो हमें ही डर जाते तुमको देखकर। अपना हुलिया देखा है? हाँ, राक्षसी लग रही है तू। जा अपना मुंह हाथ धो ले, उसके बाद बच्ची के पास आना। जा। राजवती, अरे बेचारी से कभी तो ठीक से बात किया करो, थक हार के आई हुई है। तो कहाँ गलत बोल दिया हमने? कहाँ गलत बोल दिया? डरावनी तो वो लग रही है। अरे बच्चुआ काहे नहीं डरेगा उसे देख के? पगला गई हो तुम, पगलेट कहीं की। तुमको औरत कौन बनाया? पगलेट। बक। तू जा। बबुआ, अरे अम्मा जा, मुंह हाथ धो ले, जा। चुप। क्या बोली? देवी नहीं बनेगी? देवी नहीं बनेगी? नहीं बनेंगे हम। हमको अपने बचुआ के साथ रहना है, अब नहीं होता हमसे। अच्छा, खुद ही फैसला कर लिए कि देवी नहीं बनेगे? तेरी ये मजाल। मीरा, काय चीख के तुम अपना पारा गर्म कर रही हो? हैं तो जा, का बच्चा लेके आओ। बच्चुआ सो रहा है बाबूजी। अभी लाते हैं। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तू देवी नहीं बनेगी तो तुझे अम्मा भी नहीं बनने देंगे। ठीक तरह से समझ ले। आप हमको अपना बचवा से दूर नहीं कर सकते? काहे नहीं कर सकते? एक बीमार औरत को, पागल औरत को एक छोटका बच्चा से दूर करना कोनो बड़ी बात है? हमारे बच्चे पर दया कीजिए अम्मा जी, 1 घंटे से भूखा रो रहा है, हमें दूध पिलाने दीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। भाग, जब तक श्रद्धालु को दर्शन नहीं दोगी बचवा को हाथ नहीं लगाना। बड़की, बचवा को अंदर लेके जा। जी जी। रुक, ला बचा दे। देखिए ना, आपकी बहुत कृपा जी, कब से भूखा रो रहा था। तुमको बड़ा दया आ रहा है, हमेशा उसका पक्ष लेते हो। आने दो तुम्हारे बाबूजी को, वही तुम्हें ठीक करेंगे। जाके ट्यूबवेल चला और पानी देखते रहिए। हाँ हाँ भैया आते हैं, जा आओ जल्दी आओ। हाँ बस जल्दी आ रहे हैं हम, लिए थोड़ा। अरे बोला, अरे जल्दी आ रहे। अरे हिया क्या हुआ? अरे कोनो का लाश पड़ा है, ये देख। कहाँ? वो देख। तू जल्दी से पुलिस का फोन लगा। हाँ 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 जल्दी कर। हाँ हेलो। आसपास छान मारिए जरा। ठीक है। कौन है ये? देवी माई? हाँ। कौन देवी माई? हमारे गांव की देवी माई। मैडम, इस गांव में एक श्रद्धा देवी नाम की औरत है। ये सारे गांव वाले उसी की बात कर रहे हैं। ये गांव वाले उसको देवी मानते हैं और उस औरत के प्रति बहुत भक्ति भी रखते हैं। ठीक है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, गांव वालों से पूछताछ करो और इनके घर वालों को भी खबर कर दो। ओके मैडम। संभालिए अपने आप को। हमको कहाँ नहीं उठा लिया भगवान, हमारा कहाँ हुई। हेलो शेखरवा, अरे तुम जल्दी गाड़ी पकड़ के घरे आ जाओ, बाबूजी गुजर गए रे। बाबूजी क्या करेंगे भाई, ये समझ में नहीं आ रहा कि देवी माँ खुद अपने ही घर में ऐसा कैसे कर देगी। जरूर देवी माँ की यही मर्जी होगी। मनोहर है ना,
कोनो बड़ा पाप किए हुई, वो कहते हैं ना दिया तले अंधेरा। इसलिए हम कह रहे हैं समय रहते देवी माई के शरण में चल के अपने पापन की माफी मांग लेते हैं हम। ठीक कह रहे हो भैया, चलो। हमरे तो करम फूट गए, तुम्हारे बाबूजी हमको छोड़ के चले गए। शांत हो जाइए। अच्छा हुआ देवी बाबू आप आ गए, अम्मा को संभालिए। जबरदस्ती खिलाइए ना जी, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। शेखर हम लोग बहुत कोशिश की, तुम महीनों बाद आए, एक बार तुम भी कोशिश करो ना। अम्मा कुछ खा ले अम्मा। बहुत ही पिछड़े हुए सोच के और अंधविश्वास से ग्रस्त है सारे लोग। मनोहर के फैमिली से मिलना चाहेंगे अगर वो बात करने की स्थिति में है तो। जिसने भी हमारे शेखर के बाबू को हमसे छीना है, ये सब आग इनका शराब है, शराब। उसकी 7-7 पीढ़ियां अभी क्या भी मर जाए। अच्छा ये बताइए, ये आपके पति कहाँ गए थे इतनी रात को बाहर? हमको मालूम नहीं है, पर हमको अंदाजा था कि कहाँ गए हैं वो। क्या वजह रही होगी आपके अनुसार? उनको कोई शक था, शायद चढ़ावे को लेकर। कहाँ गए थे? अरे हमको तो ये लगता है कि कोनो रात में घर के भीतर आता है, किवाड़ी थोड़ा खुला रहा। सो जाइए, वहम हो गया आपको। कौन आएगा रात को? अरे पर हम तो मतलब देखे रहे। ये चढ़ावे को लेकर काफी परेशान थे वो, जबकि वो तो आपके धोखे की कमाई थी। ना ना, ये हमारे धोखे की कमाई नहीं थी। सारी दुनिया जानती थी कि हमारी बहू में देवी का वास है। सब अपनी खुशी से चढ़ावा चढ़ाते थे, कोनो जबरदस्ती नहीं की हमने। सही बोलिए आप। आपके बहू में देवी का वास है, ये मानने में फायदा तो आपका ही होता है। चलिए ये बताइए, ये हाल फिलहाल कभी बक्सा चेक किया था चढ़ावे का? कोई पैसे कीमती चीज गायब हुई है? भैया जी सब देख लिया, सब कुछ हिसाब के अनुसार। सब कुछ ठीक से देख लिए? जी कुछ भी गायब नहीं। अरे हम इसी घर में रहते हैं तो क्या हुआ? अब हमको क्या पता कि हमारे बाबूजी को कौन मारा है? अब पता करना आप लोगों का काम है ना सर। जितना पूछा गया है उसका सीधा सीधा जवाब दे। तेरे बाबूजी की किसी से कोनो दुश्मनी थी? दुश्मनी तो थी साहिब, हमने सामने ही उनकी लड़ाई हुई थी। हमारी बेटी का फायदा उठाकर गांव वालों से जो पैसा कमा रहे हो ना, उस चढ़ावे पर हमरा भी उतना ही हक है। आखिर बिटिया तो हमारी ही है ना वो। अरे ब्याह के बाद माँ बाप का कोनो हक नहीं होता है बेटी पर। समझी जी, बिटिया पर हमरा भी उतना ही हक है। अगर हमरा हिस्सा नहीं दिए ना, देखिए हम क्या करते हैं। पैसा चाहिए तो तुमको दे देंगे, इधर हो अपना हिस्सा, जाओ यहाँ से। अब इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि वो उनको मार देंगे। अरे आप ना हमको आँख ना दिखाइए। उनकी बेटी हो सकती है दुनिया भर के लिए देवी, लेकिन वो लोग देवता ना है। वो लोग ना साहिब मर्डर कर भी सकते हैं। ये मनोहर जो मरा है, उसका गांव में किसी के साथ कोई दुश्मनी था क्या? कोई मारना चाहता था उसको? क्या पता मैडम कौन मारा उसको। उसकी बहू तो देवी माँ का रूप है, और उसको मार के देवी माँ के प्रकोप से कौन बचाएगा? मनोहर की किसी से कोई दुश्मनी थी? अरे नहीं नहीं साहब, हमको ऐसा लगता है कि देवी माँ रुष्ट हो गई हैं। अब आप ही बताइए, देवी मैया अपने घर में विनाश काहे करेंगी? अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता है। अब हमको तो लगता है कि एक एक करके सब मर जाएंगे। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बॉडी पर 18 चाकू के निशान है। हमलावर ने पूरी भड़ास निकाली है, लगता है बहुत गुस्से में था। लगता है कोई जाति दुश्मनी है। श्रीकांत भैया, अब तो मनोहर जी के अंतिम संस्कार भी होगा। अब देवी माँ के दर्शन कब होई? हाँ भैया, सब परेशान है। ऐसे मगर देवी माँ के दर्शन हो जाते तो सारी चिंताएं दूर हो जाती। देखिए भैया, हमारे घर पे मातम हुआ है, इसलिए 14 दिनों तक देवी जी दर्शन नहीं दे सकती। कृपया आप लोग शांति से रहें। गांव के लोग आपको देवी क्यों बुलाते हैं? मैडम जी, हम तो नहीं बोले थे
कि हमको देवी मानो, वही लोग सब किए। हाँ, लेकिन आपके देवी होने से आपके घर वालों को तो बहुत आमदनी हो रही है भक्तों के चढ़ावे से, इतनी ज्यादा कि आपका मायका और ससुराल झगड़ रहे इस चीज के लिए। आपके पिता ने तो धमकी तक दे दी पैसे के लिए आपके ससुर जी को। चढ़ावे के अलावा भी पिताजी कुछ और कहने आए थे। क्या कहने? कुछ नहीं। चलिए एक बात बताइए श्रद्धा देवी जी, आपको कुछ ऐसा पता है जिससे हमें पता चले कि आपके ससुर जी की हत्या किसने की है? अब आप भी हमको देवी मानने लगे, आपका काम भी करते हम। कोनो जवाब नहीं है हमारे पास। मैडम देख रही हैं? अजीब पागल लोग हैं। उनका कुछ नहीं हो सकता है। अरे देखा देखा, देवी माई दर्शन दिए खातिर खुदे बहरे आ गई। बोला देवी मैया की। देवी माँ हम सबका दर्शन तो दियो, एक सप्ताह से आस लगाई के बैठे हैं। इसको मिर्गी का दौरा पड़ा, उठा देवी का चमत्कार वगैरह सब ढकोसला है। ये लड़की श्रद्धा, मिर्गी का दौरा पड़ा था उसको, कम से कम देख के तो यही लग रहा था हमें। और अब उसके ससुराल वाले उसके ये बीमारी को देवी का प्रकोप बताकर अंधविश्वासी लोगों से पैसा बटोर रहे हैं। उसकी बीमारी अब उनके लिए व्यवसाय बन गई है, लेकिन इस सब में लड़की का शोषण हो रहा है, ये बात तो पक्की है। मैडम कहीं इसको देवी बनाना ही तो कत्ल की वजह नहीं है? अभी तो और भी पहलू समझने पड़ेंगे जहाँ तब जाकर कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन एक मर्डर का मोटिव तो है, आमदनी के बंटवारे को लेकर आपसी झगड़ा। अरे रहने दो, अलमारी में रखने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी के क्रियाक्रम के बाद हम वापस चले जाएंगे। पर कम से कम कुछ दिन तो रुक जाइए अपने बच्चे की खातिर। जब से आए हैं इसको ठीक से देखे तक नहीं है। नहीं देखना इसको, और वैसे भी हमारा है कि नहीं है हमको नहीं मालूम। और एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लो, अब तुम और तुम्हारा ये बच्चा, तुम लोग जियो मरो, हमसे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? मैडम जी हमारा झगड़ा हुआ था, पर पैसों को लेके नहीं, हमारी बिटिया को लेकर। समझे जी, हमारी बेटी का तमाशा बना के आप लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो तो ठीक है, पर उससे उसका कितना तकलीफ हो रहा है, इसका कभी सोचे हैं आप? अरे इतना अगर चिंता था अपना बेटी का तो उसे डॉक्टर को काहे नहीं दिखाए हैं? बात छुपा के अपनी पगलिया लड़की को हमरे गले बांध दी। जब हम उसे वापस तुम्हें देने आए तो तब तुम्हें लड़की नहीं चाहिए थी, और अब ये चढ़ावा का पैसा देख के बेटी का मोह जाग गया तुम पर। अरे सब समझते हैं हम, ये सच्चाई। चलिए। लेकिन उनकी बहू राजवती ने तो कुछ और ही बताया था। मैडम जी वो सब लोग नंबर 1 का झूठा और मक्कार है, लोभी है। असल में बात यह है मैडम जी कि हमने बिटिया की बीमारी की बात उन लोगों को नहीं बताई थी, नहीं तो हमारी बिटिया का ब्याह नहीं होता ना मैडम जी, और हमारी बाकी की दो जो छोटी बेटी हैं वो भी कुंवारी रह जाती हैं। रत्ना पानी लेके आ। ओम त्रियम बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम वर्धनम। दीदी उठ उठ, शांत हो जा दीदी। अरे रत्ना की अम्मा, ये बेकार है, तू मंतर मंतर फूक रही है, कुछ नहीं होने वाला इस सब से। और ये अंदर जो डाइन की आत्मा लौट रही है ना, ऊका उस लोटा पर पानी से डूबेगी। जिसको जाना था वो तो लौट गया, इतनी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता आया था, ये लक्षण देख के वो भी लौट गया। अब कौन ब्याह करेगा इस मनुष्य से? श्रद्धा ने हमको बुलाया था इसलिए हम उसके बुलाने पर वहां गए थे बस। आप लोग जा सकते हैं। मैडम ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सच बोल रहा है, आखिर कौन पार्टी सच्ची है और कौन झूठी। जहाँ ये देवी वाले नौटंकी का करता धरता मनोहर ही था, उसके कहने पर हो रहा था ये सब कुछ। ये हो सकता है श्रद्धा ने और उसके माँ बाप ने मिलकर मनोहर को मार डाला हो, या फिर ये भी हो सकता है कि श्रद्धा ने अकेले या फिर किसी तीसरे की मदद से मनोहर को मारा हो सकता है। हमारी वजह से तुमको कितना तकलीफ होता है छुप के,
हम कभी अच्छी माँ नहीं बन पाए। हमें माफ कर। ये चुटकी क्या कर रही है? चुटकी पगला गई है क्या? कहाँ आनंद करने जा रही थी? चुटकी चल हट। अम्मा जी, ये मनोहर का खून 1 अप्रैल को सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुआ है। ये बात भी साबित हो गई है कि चरणलाल और उसका परिवार उस दिन गांव में था। इसका मतलब है चरणलाल ने तो नहीं मारा है मनोहर को। और मैडम श्रद्धा भी हत्यारी नहीं हो सकती। काहे कि अपने से इतने ज्यादा लंबे चौड़े आदमी को एक तो वो अकेले मार नहीं सकती, दूसरे गांव में उसको सब पहचानते हैं। अगर वो घर से कभी भी बाहर निकलेगी तो तुरंत पहचान ली जाएगी। अच्छा, ये मनोहर इतनी सुबह सुबह घर से क्यों निकला था? सुबह की सैर के लिए ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? राइट मैडम। बड़की जी, बचवा को अंदर ले जा, इसको उसके पास भी फटकने मत देना। जा। जी अम्मा। हमारा बच्चा हट, खड़ी रह यहाँ पे। कल मुही। मैडम जी, मैंने मनोहर के फोन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। उस रात को उसको ऐसा कोई कॉल नहीं आया था जिसकी वजह से उसको इतनी देर रात को घर से बाहर निकलना पड़े। फिर रात को 2:30-3 बजे बाहर निकलने का क्या कारण होगा? देखिए मैडम, हम पिछले 2 साल से पटना में रह रहे हैं। बहुत हो सका तो 1 दिन के लिए यहाँ आते हैं घर पे। अब हमको नहीं मालूम कि पिताजी को काहे मारा, किसने मारा, क्यों मारा, कुछ नहीं मालूम। ये पटना तो 1 घंटे की दूरी पर है यहाँ से, तो इतना कम क्यों आते हो घर पे? तुम्हारी बीवी बच्चा सब तो यही है। अरे मैडम, बीवी की बात कर रही हैं, आस पड़ोस सबको मालूम है कि हमारा और हमारी बीवी का रिश्ता कहाँ है। चले हरवा का जनमाला, धीरे धीरे मोरे बाबू चले हाथी साहेब के जनमाला। सच में हम शर्त हार गए। बारात जाते वक्त हमारे दोस्तों से हमारी शर्त लगी थी कि मजीरापुर की सबसे सुंदर लड़की उनकी भौजी बनेगी, और वाकई में। एक बात कहें, वैसे तुम ससोला की भी सबसे खूबसूरत लड़की होगी। अरे क्या हुआ तुमको? अरे सुनो, क्या हुआ तुमको? पानी चाहिए, पानी चाहिए। अरे क्या हुआ तुमको? भौजी, अम्मा, क्या हुआ देवर बाबू? क्या हुआ? देखो ना इसको क्या हुआ। अरे क्या हुआ देवर बाबू? ये जो क्या हो गया रे तुझे? हे भगवान, कहीं भूत पिशाच तो नहीं चिपक गया इसको? काहे लौटपट हो रही है? अरे जो लीला चल रही है ना यहाँ पे, देवी लीला, उससे तो घिन आती है, हमको नफरत है एकदम बिल्कुल। इसीलिए हम इन लोगों से भी दूर रहते हैं, और यही कारण है कि हमारा माँ बाप से भी नहीं पटता है। अच्छा, ये चोरी छुपे इतनी रात को घर के अंदर जाना या फिर बाहर निकलना किसी आदमी का ही काम हो सकता है। मुझे ऐसा लगता था ये काम शेखर का है, लेकिन अगर शेखर वहां रहता ही नहीं था तो फिर कौन हो सकता है? मैडम जी, ऐसा भी हो सकता है कि राजवती या श्रद्धा का ही किसी बाहर वाले से अफेयर चल रहा हो। ये राजवती तो उसके पति के साथ रहती है, वो तो बाहर निकल नहीं सकती। बची है श्रद्धा देवी। हाँ, इसका अफेयर होने की संभावना तो जरूर है, क्योंकि उसका और उसके पति का रिलेशन भी कुछ खास अच्छा नहीं था। एक अपराध और कई संदिग्ध। मनोहर जैसे चालाक और निर्दयी इंसान को अपने रास्ते से हटाने से फायदा कई लोगों को था, लेकिन इस केस की जांच कर रही टीम को कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उनकी नजरों में सबसे बड़ी संदिग्ध तो श्रद्धा ही थी। लेकिन क्या श्रद्धा वाकई में हत्यारन और एक चरित्रहीन औरत थी? बच्चे को छोड़। अम्मा जी ने मना किया है ना, देख लेगी तो। जी ऐसा काहे कर रही है आप? ये बचवा ही तो हमारा सहारा है। कितनी ढोंगी है ना तू, देवी बनती रहती है। हाँ? सारे भक्त आके तेरे पैर छूते हैं, तेरी कमाई से घर चलता है। हमारा पति हमसे ज्यादा तुम्हारे को मान देता है। तुम्हारे पति ने भले ही तुम्हें नहीं अपनाया हो, लेकिन बच्चा तो दे दिया ना। और यहाँ हमको देखो, शादी के 5 साल हो गए, फिर भी एक बच्चे के लिए तरस गए। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर भी रात दिन रोती रहती हो। सब कुछ तो है जीजी, बस सुखी नहीं है।
कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? इतना पसीना पसीना हो, कहाँ करके आ रहे हो? किसी को मार के या कहीं से भाग के? हमरा छोड़िए, आप अपना कहिए। हम लोग को पहरा ही दे रहे हैं कि आप भी कहीं से हुई के आ रहे हैं? अब इतना चौक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना? देखो बात को बदलो मत, सच सच बताओ कहाँ से आ रहे हो? हम आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जवाब तो तुमको देना ही होगा। जब तक इस छत के नीचे हो ना, हमारे हर बात का जवाब तुमको देना ही होगा। काहे कि बाबूजी के जाने के बाद इस घर के मालिक हम हैं, समझे? अच्छा, तो ये घर ना रखिए अपने पास, मुबारक हो आपको, लेकिन अपना टांग भी अपने पास ही रखिएगा। हमारे काम में अड़ाइए मत, जल्दी ही चले जाएंगे हम, और हम चले सोने। श्रद्धा ऐसा कर ही नहीं सकती है। अरे उस बेचारी के पास तो अपना मोबाइल फोन भी नहीं, तो फिर वो किससे छुप छुप के मिलने का प्लान बनाएगी और कैसे? ऐसी बात है ना मैडम जी, हमारे जो पति है उनके नजर में श्रद्धा देवी तो कोनो गलत काम कर ही नहीं सकती है। अरे आप दोनों औरत होकर भी इतना क्रूर कैसे हो सकती हैं? सब कुछ एक सीमा में होना चाहिए। अगर उसके बच्चा को कुछ हो गया तो आप लोग का पाप कौन धोएगा? वो तो अपने पिताजी से भी भिड़ गए उनकी तरफदारी में। किस बात पर? मैडम जी, हमारे घर वाले उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, जो कि हमको अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए तुम तुम्हारे पिताजी से झगड़ा किए? मैडम जी, हम अपने बाबूजी को नहीं मारे हैं। मान लीजिए अगर हम अपने बाबूजी को मारे भी, तब भी तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक हमारी अम्मा जिंदा रहेंगी, उसको देवी बनना पड़ेगा। देवी का समस्या उसकी बीमारी है। अगर आपको लगता है कि इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए हमने अपने बाबूजी को मारा है, तो आप गलत सोच रहे हैं मैडम जी। श्रद्धा अपने पति के साथ कभी धोखा नहीं कर सकती है। हो सकता है तुम धोखा की हो। शेखर तो शहर में रहता है, तो तुम्हारे बाबूजी के मरने के बाद ये घर और ये चढ़ावे का आमदनी, ये तो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। नहीं मैडम जी, हम तो श्रद्धा को देवी बनाने के पक्ष में थे ही नहीं। अब उसका अफेयर हो तो हो, में हम क्या करें? और वैसे भी आप सोचिए ना, उस पगलेट औरत से, बीमार औरत से कौन अफेयर करेगा? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि बार बार आप ये सब हमसे काहे पूछ रहे हैं। हम यहाँ रहते नहीं हैं, पटना में रहते हैं, 2 दिन के लिए आए हैं, कल चले जाएंगे। मैडम जी, अगर सच में श्रद्धा का किसी से अफेयर होता तो बिना मोबाइल के कैसे चोरी छुपे किसी से टच में रहती? या हो सकता है कि अपने माँ बाप या बहनों के सहारे किसी से मिलती थी? मेरे मन में भी यही सवाल उठ रहा है। जहाँ अगर उसके पास में मोबाइल नहीं था, खबर करने का कोई जरिया नहीं था, तो फिर अपने हालत के बारे में उसने अपने माँ बाप को कैसे बताया? राइट मैडम। मालिश करेगी दादी। ओ, अरे बाबू, तेल तो गिर गया। चलो हम तेल लेके आते हैं। हाँ, ले ले यार छुटकू, हम कितना तरस गए रे तुमको अपना गोद में उठाने के लिए, तुम्हारा बच्चों वाला महक के लिए। अरे क्या कर रही है? छोड़ इसे, छोड़। अरे मना किया था ना इसके पास आने के लिए। चल हट। जी बस थोड़ी देर के लिए। क्या हुआ? नहीं मिलेगा तुझे, चल हट। इतना कठोर कैसे होती हो तुम? चल दे बच्चा उसके गोद में। तो अम्मा जी, एक माँ को उसके बच्चे से दूर रखना चाहती हो तुम? पागल कहीं की। देखो, अब से बच्चा को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? इसका ख्याल रखो। जी जी जी। चल। श्रद्धा के ससुराल वाले उसे फोन नहीं करने देते थे। श्रद्धा की ससुराल से एक लड़का आया था, रघु। श्रद्धा ने उसको खबर भिजवाई थी हमें ससुराल में बुलाने के लिए। बेटा प्रणाम। जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, हम पहचाने नहीं। कौन हो तुम? हमारा नाम रघु है, हम ससुराला गांव से आए हैं। श्रद्धा दीदी ने आपको खबर देने को बोला है, आप लोगों को अपने ससुराल बुलाए हैं, बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, चलते हैं। ठीक है। ना बकवास जिंदगी में आज तक नहीं देखे हम। सुनिए
सुनिए, कम से कम 13वीं तक तो रुक जाइए। काहे रुक जाए? हाँ, यहाँ का तमाशा देख के ना दिमाग खराब हो गया हमारा। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हमको भी अपने साथ ले चलिए। तुम ही सब बच के भाग रहे हैं और तुम करिए तुमको भी साथ ले चले। चलो हटो यहाँ से। नहीं, हम खोए पड़ते हैं आपके, हमें भी अपने साथ ले चलिए। अपने बचवा के खाते मुझको आपकी जरूरत है। लेकिन हमको किसी का जरूरत नहीं है, समझी तुम? सुनिए। रघु तुम हो? हाँ। ये श्रद्धा ने तुमको भेजा था उसके मायके माँ बाप को बुलाने के लिए। श्रद्धा को कैसे जानते हो? हाँ मैडम जी, वो हमारी बहन पूर्वा जानती है श्रद्धा को। बुला अपनी बहन को। क्या हुआ? बोल, किधर है तेरी बहन? मैडम जी, जब से मनोहर चाचा का खून हुआ है, पूर्वा घर पर नहीं है, वो गायब है। तो इतने दिन से तेरी बहन गायब है, तूने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई? मैडम जी, हम वो डर गए थे, इसलिए हमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। और वो ये सब वो श्रद्धा देवी के लिए कर रही थी। हाँ, पूर्वा से ही खबर भिजवाए थे। वही एक थी जो हमारा तकलीफ समझती थी। देवी को भी चोट लगता है, दर्द होता है। अरे डरो मत, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि तुम देवी नहीं इंसान हो। अरे ये सब देवी चमत्कार, ये सब हमें भी अंधविश्वास लगता है, हम नहीं मानते इन सबको। देखो इधर आओ, कल हम देखे थे कि तुम कल दर्द के मारे कितना करार रही थी, तुमसे चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए हम तुम्हारे लिए हल्दी चूने का लेप लेके आए। हमारे बारे में आज तक कोई इतना नहीं सोचा। भगवान तुम्हारा भला करे। वही एक मिली जिसको हमसे सहानुभूति था, इसलिए हम उससे कहे कि हमको इस नरक से निकलने में मदद करे। हमरे अम्मा बाबूजी को बुला ले। अब ये पूर्वा कहाँ है पता है? वो भी काफी दिनों से लापता है। हमको कुछ नहीं पता। हाँ बोलो। ठीक है, उसका पूरा डिटेल हमारे नंबर पे मैसेज करो। मैडम, पूर्वा के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस हो गया। चलो। मैडम, लोकेशन तो यही बताया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्वा इस सुनसान जगह पे क्या करने आई होगी। जाए सारे एरिया को सर्च मारिए, देखिए कहीं कोई सबूत मिलता है क्या। मैडम, इधर कुछ नहीं है। इधर भी कुछ नहीं है। जा मैडम, यहाँ आइए। मैडम जी, पूर्वा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मनोहर के मरने के कुछ ही घंटे पहले पूर्वा का मर्डर हुआ था और दोनों के मर्डर की मोडस ऑपरेंडी सेम है। पूर्वा को भी उसी तरह बार बार छुरा घोंप कर मारा गया था। हो सकता है ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए हो। लेकिन मैडम, इनका मकसद क्या हो सकता है? मेरा मतलब, इनके बीच में आखिर कनेक्शन क्या है? पूर्वा श्रद्धा की हमदर्द थी और मनोहर उसका शोषण करता था, तो इन दोनों को एक ही आदमी ने क्यों मारा? एक बात समझ में नहीं आई झा, ये पूर्वा श्रद्धा का इतना मदद क्यों कर रही है? उसकी बचपन की खास दोस्त तो थी नहीं, क्या इसमें कोई पूर्वा का स्वार्थ था क्या? ये पूर्वा के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो जरा। जी मैडम। एक बात बताइए हमको, आप हर बात पर छुटकी का तरफदारी काहे करते हैं? अरे तुम दोनों सास बहू के अंदर इंसानियत ही खत्म हो गया है, इसलिए हमारी हर सही बात पर तुमको शक होता है, हमारी हर बात को तुम गलत समझोगे। बात को घुमाए मत आप, हमने देखा है उसके बच्चे का फिक्र सबसे ज्यादा आपको है। शेखर बात तो यहाँ रहता नहीं है और आप न जाने रात रात भर कहाँ गायब रहते हैं। कहीं ये बच्चा आपका तो नहीं है? चुप, एक शब्द भी आगे नहीं बोलोगी, अपना सड़ा हुआ मुंह बंद रखोगी तो ही भलाई है। अरे मार खाकर भी तुम अपनी गंदी सोच थोड़ा ना बदल पाओगी, तुम गिरी हुई। अरे भाई बहन के रिश्ता को भी तुम गलत समझे, तुमसे तो बात करना बेकार है। मैडम जी, ये देखिए, पूर्वा का कॉल रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। पूर्वा और श्रद्धा के पति शेखर की दिन में 4-5 बार बात होती थी, जबकि शेखर खुद अपने घर में महीने में मुश्किल से 1 बार फोन करता था। मैंने शेखर को फोन किया, मालूम पड़ा वो वापस पटना चला गया है। वापस बुलाओ तुरंत उसे। जी मैडम। अरे काका कहाँ गए? अरे ये देखो, ये कहाँ दर्द हो गया। पता नहीं कहाँ चलेगी सुबह सुबह, बचवा दूध भी नहीं पी रहा। अम्मा,
सब जगह देख लिया, श्रद्धा कहीं नहीं मिली। कहाँ मिलेगी? आखिर भाग गई ना तुम्हारी देवी मैया अपने यार के साथ। हमको तो पहले से शक था, मालूम था ऐसा ही कुछ होने वाला है एक दिन। एक नंबर की कैरेक्टर की ढीली थी वो, अपने बच्चे को छोड़ के भाग गई। बक 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 करती रहती है। अरे अम्मा, हमको तो डर है कि उसको कुछ हो ना गया हो। एक साधारण सा गांव जहां साल भर में दिवाली के पटाखों से ज्यादा रोमांचक और कुछ नहीं होता था, वहां 1 महीने के अंदर 3 लोगों की हत्या हो गई और उसके बाद उसकी बहू श्रद्धा। लेकिन पुलिस को इन तीनों हत्याओं में कोई समानता नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब उसका पति शेखर इन सारी हत्याओं का सबसे मुख्य संदिग्ध था। हमारा पूर्वा से अफेयर था। जब बाबूजी के मरने पर हम गांव आए इस बार, तो पूर्वा से मिलने गए थे, लेकिन उसका कोई अता ही पता नहीं चल रहा था। अब किससे पूछते, क्या बताते, तो खुद ही घर से निकलकर उसको ढूंढने जाते थे। लेकिन मैडम, हम आपको पहले बता भी चुके हैं कि हमारी पत्नी से कोई लगाव नहीं था और ना ही है। इसीलिए तुमने अपने पत्नी को फांसी लगाकर मार डाला। अरे हमको क्या जरूरत है श्रद्धा का मर्डर करने की? पूर्वा उसकी मदद कर रही थी घर से भाग जाने में। श्रद्धा घर से भाग जाती, हमारा रास्ता क्लियर था, हम पूर्वा से शादी कर लेते। और रही बाबूजी की बात, तो हम बाबूजी को क्यों मारेंगे? और पूर्वा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जरा आप सोचिए मैडम कि जब ये सब हुआ है तो हम तो वैसे ही पटना में थे ना। क्या हुआ बचुआ? सॉरी, अम्मा ना मर गई, वो वापस नहीं आने वाली, समझा ना तू? बड़की बहुरिया, अच्छे से ध्यान रख इसका। ये देवी माँ का बच्चा है, हम इसको देवी की गद्दी पे बिठा देंगे। कुछ लोग तो विश्वास कर ही लेंगे कि इसमें देवी माँ की शक्ति है, इससे भी पैसा कमाएंगे। शर्म करो अम्मा। अरे तुम दोनों की निर्लजता पे हमको आश्चर्य होता है। तुम इतनी कैसे गिर सकती हो अम्मा? अरे कम से कम बीन माँ के बच्चे को तो बकस दो। मैडम जी, शेखर का स्टेटमेंट सब सच है, हमने चेक किया, उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला। किसी भी क्राइम लोकेशन के आसपास होने का कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। जहाँ और एक गुत्थी है जो हमने सुलझाई नहीं है, शायद उससे कुछ पता चल सके। क्या ये मनोहर का शक सही था? कोई आदमी था जो उनके घर में रात को आता था जब सब लोग सो रहे होते थे। और अगर सच में ऐसा कोई आदमी आता था तो वो कौन था और उसे क्या चाहिए था? क्या उस आदमी का इन तीनों मर्डर से कुछ लेना देना हो सकता है? के जाओ तुम। मैडम, मनोहर के घर के बाहर श्रद्धा देवी के दर्शन के लिए हरदम भीड़ लगी रहती, इसलिए कोई ठीक से कुछ बता नहीं पा रहा है। यहाँ पे भी पूछताछ की मैंने, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। ना तो किसी ने कुछ अलग देखा है और ना ही रात को किसी ने कुछ देखा है। मैडम जी, इसने कुछ देखा है। क्या देखा था? हमने कई बार उनको देखा था, लेकिन देवी माई के यहाँ नहीं, रघु के घर के आसपास देखा था, जब वो यहाँ नहीं रहता था तब। कौन था वो? बोल, ये सब क्यों किया? जी मैडम जी, हम ही जाते थे रात में रघु के घर तक और सवेरा होने से पहले घर वापस आ जाते थे। वो असल में हमारा और पूर्वा का अफेयर था, लेकिन बाबूजी को लगता था कि उल्टे हमारे घर में कोई आ रहा है, इसलिए वो हम पर नजर रखने लगे। लेकिन एक दिन अचानक हमको पता चला कि हम दोनों भाइयों को पूर्वा अपने जाल में फंसा रही है। अच्छा शेखर, एक बात बताओ, हमसे शादी कब करोगे? करेंगे सरकार, जल्दी करेंगे। फिर हमको गुस्सा आया और हम उसको जंगल में बुलाए और उसको जान से मार दिया। इसके बाद बाबूजी हमको पूर्वा को मारते हुए देख लिए थे, वो हमसे पूछना शुरू किया। बाबूजी, बाबूजी क्या करती है तुम? बाबूजी आप धीरे बोले। काय बोल रही है? शेखरवा के साथ भी इसका चक्कर था। अच्छा, जो शेखरवा किया है वो सब गलत है और जो तुम किया वो सब सही। हम बहुत कोशिश किए बाबूजी को समझाने की कि हम पूर्वा को क्यों मारे, वो बहुत गलत थी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। वो हमको बार बार धमकी देना शुरू करती, फिर हम उनको भी मारती है। और श्रद्धा, उसको क्यों मार दी? वो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ी थी। जिस रात हम पूर्वा और बाबूजी को मारे थे, लेकिन बाबूजी के जाने के बाद वो एक दिन हमसे बोली, जेठ जी, आप हमको भरोसा दिलाई थे, अगर हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे तो आप हमको हमारे मायके छोड़ाएंगे। अब हम और कितना ये सब बर्दाश्त करें? अम्मा जी तो कह रही थी वो फिर से बाजार में दर्शन के लिए बुकिंग कराई है। देखो तुम घबराओ मत, बहुत जल्दी हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर रहे हैं, समझिए। लेकिन जब आप लोग घर पे आके सवाल करना शुरू कर दिए बाबूजी के मर्डर के बारे में, हम डर गए थे कि श्रद्धा कहीं अपना मुंह न खोल दे। तो फिर हम सोचे कि उसको भगाने के बजाय हम उसका सबूत ही मिटा दें। इसलिए हम एक प्लान बनाए और श्रद्धा को बोले कि तुम बगीचे में पेड़ के पास चलो, हम तुम्हारे बच्चे को लेके आ रहे हैं। फिर वो बगीचे में पेड़ के पास चली गई और हम अकेले गए। छुटका कहाँ है? तुमने पूर्वा को मार डाला क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया था।
और फिर अपने बाप को और भाभी को भी मार डाला क्योंकि उन दोनों ने पहला अपराध करते हुए तुम्हें देख लिया। तुम समझ रहे थे पुलिस और समाज को कुछ नहीं पता चलेगा। अंधविश्वास, लोभ और कमजोर और असहाय लोगों का उत्पीड़न, इन सब का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। मिर्गी से ग्रसित श्रद्धा ऐसी ही परिस्थितियों का शिकार बन गई और उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी नष्ट हो गया। पीछे रह गया उसका मासूम बच्चा जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी अब कोई नहीं लेना चाहता। लालच बुरी बला है, बेहतरी इसी में है कि हम इससे दूर रहें क्योंकि ये कष्ट के सिवाय और कुछ नहीं देती। जो है, जितना है उसमें खुश रहें, उसका आनंद उठाएं और पाने के लिए जी जान से मेहनत करें। इससे जिंदगी जीने का मजा भी आता है और मन को सुकून मिलता है। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मैं जॉगिंग कर रहा था तो ये सब मुझे पड़ा हुआ मिला। सर, रेशमा अग्रवाल, डीएम मेडिकल कॉलेज। कॉलेज से पता करो इसका एड्रेस। सर, उम्र 18 साल, सुभाष नगर, मेरठ। क्या हुआ है? रेशमा का फोन भी नहीं लग रहा है। भाभी जी, तो मैं तो कहती हूँ हमें चल के पुलिस में कंप्लेन लिखवा देनी चाहिए। तो रेशमा आगे लगता है। रेशमा अग्रवाल यहाँ रहती? जी यहीं रहती, लेकिन क्या हुआ? ये सब सामान पहचानती आप? ये सब मेरी बेटी रेशमा का है। कहाँ मिला आपको? हमें कॉलेज के पीछे वाले रोड से मिला। आप कौन? जी मैं इनकी पड़ोसन हूँ। अच्छा, ये रेशमा करती क्या है? मेरी बेटी वो सक्सेस कोचिंग क्लास है ना, उसमें मेडिकल एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर रही है। पता नहीं, लेकिन आजकल थोड़ा लेट आने लगी थी वो। क्या टाइम हो रहा है और कहाँ थी तू अब तक? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? माँ, वो एग्जाम आने वाले हैं ना, तो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही थी। ऐसी कौन सी पढ़ाई है तेरी जो इतनी रात गए तक चलती रहती है? अरे माँ, चाबी थी ना मेरे पास, आप जाकर सो जाती। तू घर के बाहर इतनी देर तक रहेगी और मुझे नींद आएगी? माँ, आप ऐसे टेंशन नहीं लें, हम वैसे भी कल आपका ऑफिस है, आप जाकर सो जाइए। गुड नाइट। कोई ऐसी बात जिससे वो परेशान थी? कोई बदलाव पिछले कुछ दिनों में? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी तो हमेशा खुश रहती है। हमें रेशमा के कमरे की तलाशी लेनी है। चेक करो रूम। घर से कुछ कैश या ज्वेलरी वगैरह तो गायब नहीं? जी नहीं सर, हमारे घर में तो ऐसा कोई कीमती सामान है भी नहीं, और जो इंश्योरेंस के पैसे थे वो हमने एफडी करा के रख दिए। सर, ये राहुल अग्रवाल कौन है? राहुल अग्रवाल मेरे पति के दोस्त का बेटा है। रेशमा और उसकी शादी बचपन में तय हो गई थी। मैं तो इसी साल उन दोनों की शादी करवाने की सोच रही हूँ, लेकिन आज तेरी बुआ का फोन आया था, बहुत ही खुश थी। कह रही थी बेटी ने ससुराल में नाम रोशन कर दिया। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर दिया पिंकी दीदी ने? अरे उसके हाथ के खाने की तारीफ पूरे ससुराल वाले करते हैं, उंगलियां चाटते रह जाते हैं। एक काम कर, मैं तो कहती हूँ तू भी कुकरी क्लास ज्वाइन कर ले उसे। मुझे इस चाकू से ना सब्जियां नहीं काटनी, मुझे तो उस चाकू से ऑपरेशन करने हैं। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुझे डॉक्टर बताया ऑपरेशंस करने हैं, वो भी कर लेना, लेकिन माँ, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है। मुझे ना सारी जिंदगी आपके साथ रहना। बड़े प्यार से मेरी गुड़िया बेटी। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये राहुल अग्रवाल क्या करता है? राहुल की सर मेन मार्केट में स्टेशनरी की दुकान है।
हमें रेशमा का एक फोटो दीजिए। सर जी। सर हो सकता है कि रेशमा के माँ को नहीं पता हो उसके लाइफ में क्या चल रहा है, जैसे कि वो शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन रेशमा को अगर भागना होता तो वो कपड़े और कैश छोड़कर क्यों भागती? और वो खून के निशान, वैसे भी वो राहुल अग्रवाल के काफी क्लोज थे। इस राहुल अग्रवाल से मिलना होगा। सर हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, समाज में औरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना सिखाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। लड़का हो या लड़की, आज के माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनका एक अहम फर्ज ये भी है कि वो उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान के बलबूते पर एक आदर्श जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। जवानी की चौखट पार करती उम्र एक कच्ची मिट्टी के बर्तन की तरह से होती है, जो बड़ी आसानी से टूट जाता है, बिखर जाता है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर हमारे बच्चे घर से बाहर निकलकर कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में ना तो उनकी सोच पुख्ता होती है और ना ही जहन मजबूत। चलो बेटा, बैठ गया। राहुल अग्रवाल। जी सर, हम ही हैं, बताइए। रेशमा अग्रवाल कहाँ है? रेशमा अग्रवाल हमको नहीं पता है कहाँ गए। लास्ट कब मिला था रेशमा से? सर हम लोग मिलते विलते नहीं थे, उसके पापा नहीं है और उसकी मम्मी को सब मिलना जुलना पसंद नहीं था। ये देखो। ये सर गिफ्ट हम ही भिजवाए थे, पर अब ऐसा कुछ है नहीं। अब ऐसा कुछ है नहीं मतलब? सर हम अपने घर वालों को बोल दिए थे कि हम ये शादी वादी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? वो क्या है सर कि हमने एक दिन, अरे रेशमा जवाब नहीं दी। अरे रेशमा, रेशमा, अरे रेशमा सुनो तो। अरे तुमको गिफ्ट और सब कार्ड और सब भिजवाए, कम से कम एक फोन करके बता देती कि कैसा लगा। राहुल तुम्हें मेरा जवाब पता है। अरे हमारे फैमिली वालों ने ये शादी पहले से तय कर चुके हैं रेशमा। राहुल शादी माँ बाप ने तय की थी बिना हमसे पूछे। तो प्रॉब्लम क्या है? राहुल हम दोनों बहुत अलग हैं, हमारी शादी होना इम्पॉसिबल है। सॉरी टू से राहुल, पर तुम मुझे भूल जाओ। बाय। सर जब उसने ना कहा तो हमको उस दिन गुस्सा बहुत आया था, और हमारी शादी बचपन से ही तय थी। रेशमा के लाइफ में कोई और था? सर शक तो हमें भी था, हमारे दोस्त लोग भी यही बोलते थे। और फिर हम एक दिन उसका पीछा किए और देखे कि सर हमसे ये सब देखा नहीं गया, और उसी दिन हम अपने घर वालों को बोल दिए कि हम शादी नहीं करना चाहते। कौन था वो लड़का? पता नहीं सर। ठीक है। सर हो सकता है राहुल के प्यार को रेशमा ने ठुकरा दिया, इसीलिए राहुल ने ही रेशमा के साथ कुछ किया होगा और आप भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रेशमा ने अपनी माँ को कहा था कि वो राहुल के साथ शादी करना नहीं चाहती, और राहुल ने कहा है कि उसने खुद घर वालों को मना किया। कोई तो राज है सर। नजर रखो इसे। और ये पार्क वाला लड़का कौन है? रेशमा के कॉल डिटेल्स निकालो, पता करो कि किसके साथ रेगुलर बातचीत में थे। सर दीपंकर जी आप ही हैं? हाँ जी। आपकी कोचिंग क्लास में एक स्टूडेंट है रेशमा, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। सर रेशमा बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। बॉडी का सबसे सेंसिटिव और सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ये छोटी से छोटी चीजों को कंट्रोल करता है। ये तब भी काम करता रहता है जब हम लोग सो रहे होते हैं। रेशमा। जी सर। रेशमा हमें बताएगी कि एनाटॉमिकली ब्रेन को कितने रीजन में डिवाइड किया जा सकता है? सर एनाटॉमिकली ब्रेन वी कैन डिवाइड इन 3 रीजन, फोरब्रेन, मिडब्रेन, हिंडब्रेन। अब सही जवाब देती है तो इसलिए चाहकर भी हम उसे कुछ नहीं कह पाते थे, पर वो बहाने बनाकर कुछ ना कुछ करके क्लास से बंक करती थी। ये न्यूक्लियर और ये सेल मेमोरी जो भी होगा ना, ये तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि छोटे छोटे सेल्स से मिलकर एक टिश्यू को बनता है, और डिफरेंट टिश्यू मिलकर। यस सर मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन आई गो होम? इतनी महंगी कोचिंग क्लासेस होने के बावजूद, कैपेबिलिटी होने के बावजूद, पढ़ाई में उसका मन भी था,
फिर वो गैप करती थी, बहाने बनाती थी, ऐसा क्यों? शुरू में ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई। फिर मैंने देखा कि वो क्लास बंक करके हर रोज किसी लड़के के साथ बाइक पे कहीं जाती है। ये फोटो देखिए जरा। क्या ये वही लड़का है? नहीं सर, ये वो लड़का नहीं है, पर इस लड़के को भी मैंने कई बार यहाँ पे घूमते हुए देखा है। थैंक यू सर। एक नंबर है जिससे काफी फ्रीक्वेंट बातचीत होती है, फैजल अंसारी के नाम पर। बुलाओ इस फैजल को। सर मोबाइल नंबर ट्राई किया था, नॉट रिचेबल आ रहा है। कहाँ रहता है ये फैजल अंसारी? सर ये नंबर तो किसी शॉप के एड्रेस पर है, न्यू रॉयल टेलर्स। फैजल को बुलाइए। साहब वो तो कल रात से घर नहीं आया। ये कौन है? कारीगर है मेरा। फैजल यही काम करता है क्या? सब दुकान है हमारी, जीजा हूं मैं उसका। क्या बात हुई? फैजल कहाँ है? अपने दोस्त सलीम के साथ होगा। फैजल कल रात से घर नहीं आया, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं? साहब वो अपने दोस्त के साथ गया है, हो सकता है वहां रुक गया हो। वैसे कल उसने। हेलो, कहाँ चल रही है फैजल मियां? जीजू बस मैं यूं गया और यूं आया बस। यार 3-4 दिन से यूं ही जा रहे हो, आधी रात को आते हो। वैसे पूछ सकता हो इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली सलीम को कुछ काम आ गया जीजू, बस मैं यूं आया, बस 5 मिनट में। ये तो खुदा जाने सलीम से काम है या सलमा से। साहब आजकल के जवान बच्चे कभी कभी दोस्त के यहाँ रुक जाते हैं। सलीम की डिटेल्स दीजिए। सर मुझे नहीं पता फैजल का है, वो तो मिला भी नहीं काफी दिनों से मुझसे। कल किस काम के लिए बुलाया था? कौन सा काम? उल्टा वो तो बहाने बनाने लगा था जब से उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। कौन थी ये गर्लफ्रेंड? क्या जानता है उसके बारे में? ज्यादा बताया तो नहीं उसने सर, बट हाँ कोई दूसरे कास्ट की थी, शायद रेशमा नाम था उसका। ठीक है तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। जी सर। मिश्रा, ये फैजल और रेशमा पिछले कुछ दिनों से घर देर से आ रहे हैं। उन डेट्स में दोनों की फोन की लोकेशंस पता करो और दोनों के फोन की लास्ट लोकेशन भी ट्रैक करो। ओके सर। फैजल से बात हुई क्या? उसका फोन लगा क्या? नहीं अम्मी, फोन नहीं लग रहा, चिंता मत कीजिए, आ जाएगा। ये फैजल फिर से तो किसी के मामले में टांग नहीं अड़ा रहा। कि तंग आ चुकी उसे समझाते समझाते। अम्मी कभी कभी किसी को सबक सिखाना भी जरूरी होता है। बस यही कमी रह गई थी। अब तुम भी फैजल और सायरा के रंग में रंग जाओ। अब तक तो उन दोनों को ही समझा रहे थे, अब तुम्हें भी समझाना पड़ रहा है। अब खाना लग चुका है, जाओ अपनी प्यारी बहन को बुला लाओ। जी अम्मी। उसके दोस्तों से बात हुई क्या? नहीं अम्मी, 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 अम्मी। सर फैजल और रेशमा के पिछले कुछ दिनों के लोकेशन ऑलमोस्ट सेम है। उस दिन के लोकेशन भी सेम है, कॉलेज के नजदीक वाले पार्क। फैजल के घर वालों से मिलते हैं, देखते हैं उन्हें क्या पता है फैजल और रेशमा के बारे में। एक्सक्यूज मी। हेलो, ओके, बॉडी को हाथ मत लगाना, हम पहुंच रहे हैं। सर कुछ भी सही नोट नहीं मिला। सर ये तो मोबाइल ठीक, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये सर। आप लोगों को क्या लगता है सायरा ने सुसाइड क्यों किया? सर फैजल और उसकी गर्लफ्रेंड रेशमा गायब है और अब फैजल की बहन सायरा की बॉडी मिली। तो कहीं ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए तो नहीं है? हो सकता है, और इनके घर वाले बोल रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं। मिश्रा, कुछ लोग जानबूझकर भी अनजान बनते हैं। इन सब की डिटेल्स निकलवाओ और फैजल और रेशमा की फोटो हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। ओके सर। पुलिस मिले हुए कपड़ों और आईडी कार्ड से रेशमा के गायब होने की गुत्थी सुलझा ही रही थी कि फैजल का नाम सामने आया जो खुद लापता है। अब सवाल यह था कि सायरा ने आत्महत्या क्यों की। ये किसी बड़े अपराध की दस्तक तो नहीं थी।
न जाने अभी और कितने रहस्यों से पर्दा हटना बाकी था। सर, सायरा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो प्रेग्नेंट थी। मिश्रा, सायरा की डिटेल निकालो, पता करो कि किसके साथ इसका अफेयर था, और ये भी देखो कि क्या इसके घर वाले जानते थे कि ये प्रेग्नेंट थी। ओके सर। मैं नहीं जानता। ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। और आप, क्या आप जानती थी कि सायरा प्रेग्नेंट है या उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी सायरा ऐसा नहीं कर सकती। ये सब उसी की करतूत है। उसी ने मेरी सायरा को गलत रास्ता दिखाया। मैं लाख मना करती रही, लेकिन सायरा ने मेरी एक न सुनी। सुन ना, ये ऐसे देख देख के कॉलेज की कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। क्या करूं, कैसे करूंगी मैं सिखाऊं तुझे? बहुत इजी है। हाँ, सबसे पहले कैसी लग रही हूँ मैं? हॉट लग रही है। उसके बाद सबसे पहले हमें पोजेस देने हैं। ओके, उसके बाद अब वॉक करके दिखा। ओके, इट्स वेरी इजी। वाओ, तू तो कितना अच्छा करती है। थैंक यू। सुन ना, ये पोज कैसे करेंगे? अरे ये तो बहुत इजी है, मैं करके बता दूँ। सबसे पहले अपने हैंड को यहाँ और दूसरा यहाँ। ओके, रुक क्यों गई? मैं जाती हूँ, बाय। सायरा, ये आज के बाद तुम इस लड़की से नहीं मिलोगी। वो अम्मी, कह दिया ना, नहीं मिलोगी तुम इस लड़की से। इस रेशमा की संगत में मेरी बच्ची सायरा की जान चली गई, और आज क्या क्या देखना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब रहती थी सर। वो काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां लेने लगी थी। वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, अक्सर लॉस्ट रहती थी। ठीक है सर। सायरा डीएम कॉलेज की स्टूडेंट थी। कॉलेज में किसी को भी नहीं पता उसका अफेयर किसके साथ चल रहा था। वो रेगुलर स्टूडेंट थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो लीव ले रही थी। और उसके घर वाले क्या जानते हैं? सर, नसीमा रेशमा पर यह इल्जाम लगाती है कि उसने उसकी बेटी को गलत राह दिखाया। और सायरा के कॉल से कोई डिटेल? नहीं सर, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी डिटेल नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि उसका अफेयर किसके साथ चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक हॉस्पिटल में कई बार फोन घुमाया गया। कहीं ये उसकी प्रेगनेंसी से तो नहीं जुड़ा हुआ? चलो हॉस्पिटल चल के पता करते हैं। इस लड़की को पहचानती आप? जी हाँ, ये आई थी मेरे पास अबॉर्शन के लिए। इसका केस मैं ही हैंडल कर रही हूँ। तो आपने इसका अबॉर्शन क्यों नहीं किया? सर, केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और ये लड़की भी एनामिक थी। ऐसे में अगर इसका अबॉर्शन करते तो इसकी जान को खतरा हो सकता था। मैंने इसके हस्बैंड को बोला था कि इसका हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा सा बढ़ा ले। हस्बैंड? लेकिन सायरा तो अनमैरिड थी। हाँ, मुझे भी लगा था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन इसकी छोटी बहन तो उन्हें जीजा जी बोल रही थी और उसने इसके अबॉर्शन फॉर्म पर पति की जगह पर साइन भी किए थे। आप बता सकती हैं कि इसके साथ कौन आया था? सर, मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, आप हमारे यहाँ के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देख सकते हैं। शायद वो इसमें हो। सर देखिए, ये लोग थे। अपनी साली के साथ रिलेशन रखता है और कहता है सुसाइड की वजह नहीं पता। बोल। सर आप गलत समझ रहे हैं सर। ये कौन है? कौन? फोन दे, फोन निकाल। हाँ सर। ये देखिए सर, सायरा की फोटोज। ये सब क्या है? सर वो कुछ महीने पहले फैजल की अब्बू, साहिर आज फिर से क्लास में फर्स्ट आया है। अरे वाह, मुबारक हो अम्मी।
तुमको भी मुबारक हो बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक बेटा भी अपने फर्ज ऐसे नहीं निभा सकता जैसे कि दामाद होकर तुमने निभाई। घर की जिम्मेदारियां कुछ ऐसी निभाई है कि बच्चों को उनके अब्बा की कमी महसूस ही नहीं होनी। ये मेरा फर्ज है अम्मी जान। वैसे सायरा कहाँ है? सायरा? सायरा, मैं कल तुम्हारे कॉलेज गया था फीस जमा करवाने। मालूम चला कई दिन से कॉलेज नहीं गई हो। सब ठीक तो है ना? वो जीजू, रेशमा को कॉलेज प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए थी। कितनी दफे कहा उस लड़की से दूर रहो। खुद तो पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती है, तुम्हें भी बिगाड़ देगी। सायरा, तुम्हारा फोन चार्जिंग पे लगा था। मैं कॉलेज जाती हूँ। हेलो, हाँ मैं 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। सायरा के पास 2 फोन थे साहब। मुझे तभी लग गया था कि कुछ तो गलत है। क्या गलत है? सायरा की पॉकेट मनी इतनी नहीं थी साहब कि वो दूसरा फोन खरीद सके। मैंने उसके पास नया लैपटॉप भी देखा साहब। मैंने अपने कारीगर को बोला कि उस पर नजर रखे। सायरा का फिर उसके कॉलेज के प्रोफेसर दिशांत के साथ था। मैंने उसे समझाया भी, वो मान भी गई थी। उसने मुझसे वादा किया कि वो दिशांत से कभी नहीं मिलेगी, कोई रिलेशन नहीं रखेगी। लेकिन कुछ दिन बाद। अच्छा, ये फिरोज को देना, बोलना कल शाम तक चाहिए, अर्जेंट है। ठीक है। अरे रेशमा, सायरा तुम कैसे? आपकी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? सायरा प्रेग्नेंट है। तुम्हें कहा था ना उससे दूर रहने के लिए। तुमने वादा भी किया था मुझसे। झूठ बोलो, झूठा वादा किया। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मैं बात करता हूँ निशांत से। नहीं जीजू, प्लीज आप मेरा अबॉर्शन करा दीजिए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद उससे नहीं मिलूंगी। प्लीज जीजू। तुमने दिशांत से बात क्यों नहीं की? बंद मुट्ठी लाख की साहब। कुछ भी करते तो बदनामी तो सायरा की होती ना। मैं सायरा के साथ हॉस्पिटल गया उसका पति बनके, ताकि अबॉर्शन आसानी से हो जाए। सर, रहमान के मुताबिक सारे के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन दूसरा मोबाइल तो हमें मिला ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रहमान कहानी बना रहा है? रहमान का डीएनए टेस्ट करो और दिशांत की डिटेल निकालो। हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। सर, और बच्चा लोग कैसी चल रही स्टडी? बैठो बैठो, मैं देखता हूँ। कौन आ गया? मिस्टर दिशांत। यस। सारा को जानते हो? जी सर, कहिए, बात क्या? सारा ने सुसाइड किया है। कैसे जानते हो उसे? सर, सारा मेरी स्टूडेंट थी। हम प्यार करते थे और शादी करने वाले थे। इनफैक्ट कुछ दिन पहले। सुनिए, मैंने आपकी मनपसंद लड्डू पैक कर दिए हैं। आप इतने कम दिनों के लिए क्यों आते हैं? मैं घर बैठे बैठे कितनी बोर हो जाती हूँ। आपने यार ट्रांसफर ले लीजिए। अनन्या, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए ना? ठीक है, मैं जहर पीकर मर जाऊंगी मगर तुम्हें डाइवोर्स नहीं लूंगी मैं। सर, मैं सायरा से खुद बहुत जल्दी शादी करने वाला था। यहाँ तक कि मैं अपनी बीवी को खुद डिवोर्स के पेपर दे के आया था। अगर शादी करना चाहते थे तो सायरा बच्चा अबॉर्ट क्यों करना चाहती? बच्चा? सायरा प्रेग्नेंट थी। सर, ये नामुमकिन है सर। मैं सायरा से प्यार करता था। फॉर यू। वाओ, लैपटॉप। अब जी भर के अपने असाइनमेंट पूरे करो। थैंक यू। ओह माय लव। लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था कि बात
प्रेगनेंसी तक पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सायरा प्रेग्नेंट थी। सर, सायरा मुझे कुछ दिनों से अवॉइड कर रही थी। मुझे लगा शायद शादी का प्रेशर बनाना चाहती हूँ, इसलिए अवॉइड कर रही थी। कुछ दिनों से वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी अबॉर्शन के लिए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सायरा की जिंदगी में कोई और आ गया? कौन आया कौन गया वो हम पता लगा लेंगे। इनका डीएनए टेस्ट करवाओ सर। रेशमा का गुम होना एक ऐसी गुत्थी बनती जा रही थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से सायरा की प्रेगनेंसी एक सवाल बनकर सामने खड़ी थी। दिशांत ने सायरा से अफेयर की बात तो कबूली, लेकिन होने वाले बच्चे से इनकार किया। तो क्या वाकई सायरा की जिंदगी में कोई और था? अपनी जवान बेटी सायरा की मौत और अपने बेटे फैजल की जुदाई का कहर उसके घर वालों के लिए बिजली गिरने से कम नहीं था। अम्मी संभालिए अपने आप को, अल्लाह सब ठीक करेगा। सायरा हमें छोड़कर चली गई। फैजल मेरा बच्चा इतने दिनों से गायब। अल्लाह अल्लाह रहम कर। फैजल आ जाएगा। कब आएगा मेरा बच्चा, कब आएगा? बड़ा इमाम बाड़ा के पास फैजल को देखा गया, वो होटल में खाना खा रहा है। सर एक फोन कॉल आया था। कॉल करने वाले ने बताया कि फैजल को बड़ा इमामबाड़ा के पास देखा गया है। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो। कॉल किसने किया था? सर कॉल ट्रैक किया था, किसी लोकल पीसीओ से किया गया है और फोन करने वाले ने अपनी पहचान नहीं बताई। मिश्रा, अपने सोर्सेज को कहो कि फैजल के बारे में पता करें और पता करो कि जहां से फोन आया था वहां कोई सीसीटीवी कैमरा है या नहीं। ठीक है सर। सर, रहमान और दिशांत दोनों में से किसी का भी डीएनए मैच नहीं हो रहा, तो शायद दिशांत सच बोल रहा है कि सायरा के लाइफ में शायद कोई और था, लेकिन कौन? मिश्रा, कहीं ऐसा तो नहीं कि फैजल अपनी ही बहन के साथ इंसेस्ट में था? ये बात रेशमा को पता चली और उसने रेशमा के साथ भी कुछ गलत कर दिया। फैजल के घर से उसका टूथब्रश या उसके बाल लेकर आओ, उसका डीएनए टेस्ट करो और हाँ, ये भी पता करो कि फैजल, रेशमा और सायरा तीनों के आपस में रिलेशन कैसे थे। ओके सर। रेशमा और सायरा के बारे में क्या जानती हो तुम? सर वो दोनों तो बहुत अच्छे ही फ्रेंड्स थे। फोन क्यों नहीं उठा रही? टाइम देखा यार, मूवी का टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं। कमाल है यार। आती होंगी ना। कब? इंटरवल के बाद। ये देखो आ गई प्यारी बहन। सॉरी, वो कॉलेज में लेक्चर लेट खत्म हुआ। अच्छा, आजकल तेरे कॉलेज में कुछ ज्यादा लेक्चर नहीं हो रहे? मतलब? अच्छा, मैं तुझसे बात नहीं करती। अच्छा, सोच ले, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और होने वाली भाभी भी, तो तुझे मुझे अपनी साइड रखना ही होगा। और वैसे भी तेरी शादी की बात घर में मैं ही तो चलाऊंगी, और अम्मी को तू कितनी पसंद है पता है ना, बहुत प्रॉब्लम है ना तुझसे। अब ड्रामा खत्म हो गई तो मूवी देखने चले या इंटरवल के बाद जाना है? चलो। ऐसा पता नहीं कैसे हुआ, पर रेशमा और सायरा तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सर, फैजल का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव निकला। मतलब सायरा की जिंदगी में कोई और था? सर, रेशमा और सायरा एक दूसरे के राजदार थे, तो रेशमा को पता होगा कि सायरा के लाइफ में क्या चल रहा था। शायद फैजल को भी माँ की तरह लग रहा होगा कि रेशमा ने अपनी बहन को गलत रास्ता दिखाया और गुस्से में आकर फैजल ने रेशमा के साथ कुछ गलत किया और भाग गया। रेशमा और फैजल की कोई खबर? इनका मिलना ही अब इस केस को सुलझाएगा। नहीं सर, क्योंकि जहां से कॉल आया था वहां कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं था, लेकिन हमने खबरियों को अलर्ट कर दिया। सर मेरी बीवी गायब है सर, कहीं नहीं मिल रही सर। क्या हुआ, कैसे? सर वो हापुड़ से सारा सामान लेकर घर आई थी। अनन्या तुम? आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपको तलाक दे दूंगी? गलती मेरी थी, मुझे इस तरह से आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अनन्या मैं भटक गया था, प्लीज मुझे माफ कर। सर मैं कॉलेज गया था, तो मेरे कॉलेज जाने के बाद वो मार्केट गई थी और उसके बाद उसका कोई पता नहीं, उसका फोन भी नहीं मिल रहा सर। ठीक है, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। तिवारी, इनकी रिपोर्ट लिखो। ये केस पहले से ही पेचीदा था, लेकिन अनन्या के गायब होने की बात ने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक के बाद एक लड़कियों के साथ ये हादसे इत्तेफाक हैं या फिर कोई सोची समझी साजिश। लेकिन अब भी कई ऐसे राज थे, कई ऐसे सच थे
जो सामने आने बाकी थे। सर कहीं अनन्या के गायब होने में दिशांत का ही तो हाथ नहीं है। अब ये रिपोर्ट लिखवाने आ गया। मिश्रा, दिशांत के पास कोई वजह नहीं है अनन्या को मारने की। खैर, अनन्या की फोन की लास्ट लोकेशन पता करो। सर खंडर के पास एक लड़की की बॉडी मिली है। रेशमा, रेशमा, रेशमा सुनो, इसमें कैसा? ये मेरी बेटी रेशमा है। रेशमा, जवाब दो बेटा, माँ आ गई। रेशमा, सुनो मेरी बात, क्या हो गया मेरी बेटी सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रेशमा का रेप हुआ है और गला दबा के हत्या की गई है। जिस दिन वो गायब हुई थी उसी दिन रेप और हत्या हुई है। अब एक्सक्यूज मी सर। हेलो हेलो सर, फैजल गाजियाबाद में देखा गया है, वो भागने की फिराक में। कौन बोल रहे हैं? हेलो सर, एक कॉल आया था, कोई बोल रहा है फैजल शहर छोड़ के भागने वाला है। मिश्रा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सायरा का बदला लेने के लिए फैजल ने ही दिशांत की वाइफ को गायब कर दिया? इस जानवर का पकड़े जाना बहुत जरूरी है। चारों तरफ नाकेबंदी कर दो, फैजल बचकर निकलना नहीं चाहिए। यस सर। सर, उस दिन मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने के लिए। दिशांत के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी। फिर जब मैं वापस लौट रही थी, मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी और फिर से वो लोग मुझे उस बिल्डिंग के पीछे ले गए। और फिर जब होश आया तो सामने कुछ लोग खड़े थे। जिन्होंने आपके साथ गलत किया वो लोग आपकी जान पहचान के थे? मैं उन लोगों को नहीं जानती, मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मेरी किसी से क्या दुश्मनी। आप ये फोटो देखिए जरा। क्या उन लोगों में से ये लड़का भी था? नहीं सर, ये वो नहीं, वो तो कुछ स्कूल के बच्चे थे सर। बच्चे? क्या आप उनका स्केच बनवा सकती हैं? जी सर। विशा, स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। यस सर। क्या उनमें ये भी था? जी सर, ये वही है। अम्मी, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं, साहिर को खिलाते। साहिर ने खाना खा लिया अम्मी? ऐसा कब तक चलेगा? मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थी, एकदम गुमसुम सी रहती थी। और उसने मेरी बहन के साथ रेप किया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई और उसने सुसाइड कर लिया। तुम्हें ये सब कैसे पता? सर, जब मैं उस दिन अपनी को बुलाने रूम में गया तो। अब खाना लग चुका है, जाओ अपनी प्यारी बहन को बुला लाओ। जी अम्मी।
मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मेरा एमएमएस बनाया, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे घर वालों की बदनामी हो, इसलिए मैं जा रही हूँ इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए। सायरा। ये सुसाइड नोट तुम्हें उसी दिन हमें देना चाहिए था। आप क्या करते सर? सजा देते, लेकिन उसकी असली सजा तो वो थी जो उसने मेरी बहन के साथ किया, वही उसकी बहन के साथ। जो तकलीफ उसने मुझे दी, वही तकलीफ वो महसूस कर। रेप के साथ साथ ये लेटर छुपा के भी तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है। फैजल कहाँ है? ये सब तुमने उसके कहने पे किया है? नहीं सर, और मुझे नहीं पता फैसल भाईजान कहाँ पर। सायरा का असली गुनहगार कौन है? फैजल जो अब तक लापता है, आखिर क्या हुआ है उसके साथ? इस बड़े खुलासे के बाद शायद पुलिस अब असली मुजरिम के गिरेबान तक पहुंचने ही वाली थी। पूरा घर छान मारो। सर, ये लैपटॉप मिला। वो वीडियो हमें मिल चुका है। अब सच सच बताओ कि हुआ क्या था। सर, सायरा की वजह से जीजाजी दीदी को डिवोर्स देने वाले थे। अनन्या, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। दीदी बहुत परेशान रहती थी सर। जीजाजी को लगता था कि मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे सब कुछ पता था। फॉर यू। वाओ, लैपटॉप। अब जी भर के अपने असाइनमेंट पूरे करो। थैंक यू। वाह माय लव। एक सेकेंड ना। हेलो। अरे पिछले महीने तो तुम्हें मैंने पैसे दिए थे, उसका क्या हुआ? तुम्हारे भाई की पढ़ाई और ट्यूशन का खर्चा भी मेरे सर पर आ गया यार। तुमको अंदाजा भी है जरा सा भी इस शहर में कितने रुपए खर्च होते हैं? फोन रखो। एक दिन जब जीजाजी शहर से बाहर गए थे तो मैंने सायरा को घर बुलाया था, ये कहकर कि जीजाजी का एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ है उन्हें? जीजाजी की लाइफ से चली जा। तुझे पता भी है मेरी बहन कितनी परेशानी में है। दिशान उससे खुद तलाक लेना चाहते हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तो रुक, मैं भी दिशान को फोन लगाती हूँ, तेरी सारी हरकतें बताती हूँ, फिर देखती हूँ तलाक होने से कौन रोकता है। सर, मैंने उसे सिर्फ धमकी दी थी, हम वीडियो कभी भी अपलोड नहीं करने वाले थे। फैजल और रेशमा के साथ क्या किया? नहीं, कुछ भी नहीं। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे मोबाइल की पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। उस दिन तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन भी कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड की ही थी। उस दिन रेशमा। मुझे पता है तूने सायरा के साथ क्या किया और आज वो तेरी वजह से सफर कर रही है। और उसकी वजह से जो मेरी बहन सफर कर रही है उसका क्या? सायरा प्रेग्नेंट है, वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं हो रही और उसके ऊपर तो उसका एमएमएस लीक करने की धमकी दे रहा है। वो वीडियो दे मुझे। तूने मुझे एक और मैं तुझे एमएमएस दे दिया। अबे चल। मैं चाह रही हूँ फैजल को सब बताना, फिर पता लगेगा तुझे। इधर वफ्तियां किसी और को देना, समझी ना? जब पुलिस आएगी ना तब बताना उसको। हेलो फैजल, हाँ मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी कॉलेज के पीछे वाले मैदान में मिलो। हेलो गौरंग, जल्दी आ। मैं रेशमा के पीछे कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में। तूने मेरी बहन की इज्जत को तोड़ ताड़ कर दिया। तेरी बहन थी ऐसी। मुझे मारेगा साले। मैं अभी पुलिस को फोन कर।
फैजल की बॉडी कहाँ है? कॉलेज के पीछे डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ पर। तो फैजल के नाम पर फोन कॉल भी तू ही कर रहा था? फैजल गाजियाबाद में देखा गया है, वो भागने की फिराक में। हेलो सर, बड़ा इमाम बाड़ा के पास फैजल को देखा गया है। अगर फैजल पे शक रहता तो पुलिस हम तक कभी नहीं पहुंचती। एक जुर्म छुपाने के लिए तूने 2 जुर्म और किए। मैं उसे अपने जीजा जी से दूर रखना चाहता था, ताकि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। किसी के घर का चिराग बुझाकर तुम अपने घर में रोशनी नहीं कर सकते।